हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरेटमी अगेन। तो आज हमारा सी प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर है और आज से हम लोग क्या करेंगे, कोर्स में एकदम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग सुन के लोग डर जाते हैं। ठीक है कि अरे बाबा बहुत कुछ करना पड़ेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर जो भी है, हम तो पहले ठहरे से मैथ बैकग्राउंड के, कोई बोल रहा है हम तो बस फिजिक्स बैकग्राउंड के, फिर जो भी है तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। तो हम एकदम ईजी वे से आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो एकदम ईजी है। अच्छा, अब इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए कुछ कुछ लोगों का इंटरेस्ट जगता ही नहीं है, प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों करना है फालतू। तो क्या, तो मान लीजिए क्या है कि आप क्या करें, आपका फ्रेंड है। ठीक है, आपका एक फ्रेंड से आपने क्या किया, उधार लिया था। उधार लिया था, मान लीजिए कितना, मान लीजिए 13,400, 13,453, इतने रुपीज आपने उससे उधार मांगा। ठीक है। अब आप उधार उसको लौटाने गए। आपका फ्रेंड बोल रहे हैं कि ठीक है ऑनलाइन कर दो। तो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास तो ऑनलाइन है नहीं, तो कैश ले लो। तो तब आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है कि ठीक है भाई, कैश ले सकते हैं, बट मुझे कुछ ज़रूरत है, मतलब सर्टेन कुछ पर्पज़ के लिए। तो तुम मुझे कैश देना चाहते हो, तो अगर कैश दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए बोल रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 का नोट। ठीक है, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, 2 का कॉइन और 1 का कॉइन, इन्हीं कॉम्बिनेशन में क्या करने के लिए बोल रहा है कि तुम मुझे ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट का तुम मुझे लौटाओ। ठीक है, इससे अलग से मतलब ना तो मैं 500 का नोट लूंगा, 500 का नोट नहीं लूंगा, और क्या 2,000 का नोट भी नहीं लूंगा, मुझे बस इन्हीं कॉम्बिनेशन में चाहिए, 200 का नोट भी नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये एक अजीब सा क्राइटेरिया है, अजीब सा है। हाँ ठीक है, क्राइटेरिया दे दिया, बट आपको लौटाना है। तो ये बहुत मुश्किल तो काम कुछ नहीं है, आप मैनुअली कर सकते हैं, बट आप क्या करेगा, टाइम लगेगा ना। तो आपको बैठे बैठे टाइम लगेगा, बट सी प्रोग्रामिंग से क्या करेंगे, कुछ ही सेकंड। ठीक है, आप क्या एंटर द अमाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट था हमारा, 14,000, सॉरी 13,453, ये हमारा अमाउंट था। तो एंटर द अमाउंट जब मांग रहा है तब हम क्या करेंगे, 13,453 एंटर कर देंगे। सॉरी, एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद देखिए क्या आ गया कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स, मिनिमम नोट्स। ठीक है, आपको उस सब नोट्स के कम्बिनेशन में तो देना है, बट मिनिमम नंबर होना चाहिए, ऐसा भी कंडीशन आपका फ्रेंड ने दिया था। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स बता दिया, कितना 100 रुपये का कितना नोट ज़रूरत पड़ेगा वो दिखा दिया, 50 का कितना पड़ेगा, 2 रुपये का कितना पड़ेगा, और 1 रुपये का कितना पड़ेगा, ये सब क्या किया उसने दिखा दिया। 2 रुपये का कॉइन्स, 1 रुपया, 1 रुपये का कॉइन कितना लगेगा, वो सब इसने दिखा दिया। तो ये कुछ ही सेकंड में हो गया, बट आप मैनुअली करने जाते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये है सी प्रोग्रामिंग का जादू। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा कुछ नहीं था प्रॉब्लम, बट मैंने थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल से आपको बता दिया कि सी प्रोग्रामिंग आप कितना मज़ेदार चीज़ है, आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो यही बात है। ठीक है, और आगे आगे हम लोग आप देखेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे प्रॉपर वे से, चिंता मत कीजिए, सब कुछ सिखाएंगे क्या करना है नहीं करना। ठीक। अच्छा, तो पहले बताइए कि आप जो है, आप सी प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं। सी प्रोग्रामिंग या फिर कोई प्रोग्रामिंग अगर सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि एक प्रोग्रामर होता है या कोडर होता है, वो सारा दिन बैठे बैठे अजीब वो गरीब क्या प्रोग्राम किया जाता है पता नहीं उसका, और ये बहुत मुश्किल टास्क है। बट ये है नहीं, एकदम ईजी है। तो ये आपका प्रोग्रामिंग से ये आप समझते हैं। तो प्रोग्रामिंग का ज़रूरत क्यों पड़ता है, वाई। प्रोग्रामिंग का ज़रूरत क्या पड़ता है, जैसे आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिखाया कि जो ये जो प्रॉब्लम था, अब इसको कर सकते थे, बट ये क्या होता है, टाइम टेकन था। तो आज के ज़माने में आप बहुत बिजी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है बैठे बैठे करने के लिए, तो क्या करते हैं, कंप्यूटर से करवाना पड़ेगा हम लोगों को, कुछ ही सेकंड में हो गया। तो ये तो सिंपल ये चीज़ था, और ये बहुत बड़ा बड़ा चीज़ें हो रहा है ना। बैंकिंग सिस्टम में देखिए, बैंकिंग सिस्टम में मतलब कितने सारा कस्टमर होता है, इतना पैसा लेन देन, हर चीज़। तो ये सब का जो पूरा सिस्टम है अच्छे तरीके से रन करवाने के लिए मैनुअली तो नहीं हो सकता, जैसा एकदम स्टार्टिंग में होता था। तो क्या होगा, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए, वो कैसे बनेगा, प्रोग्रामिंग से बनेगा ना। तो यही है, तो प्रोग्रामिंग का ज़रूरत हर जगह पर है, आज के ज़माने पर प्रोग्रामिंग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए हमारा क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज, एक मिनट, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। हाँ, अब सही है, सही है। अच्छा, तो हमारा क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। ठीक है, आप किसी का हो सकता है हिंदी, हाँ, तो किसी का हो सकता है बांग्ला,
और भी तेलुगु, कुछ भी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब लैंग्वेज है, हम लोग ये सब लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, कंप्यूटर से काम करवाना है। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, कोडिंग में जाएंगे, आपको लगेगा कि बोरिंग क्या बता रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा स्टार्टिंग करने से इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, आपके नॉलेज के लिए सही रहेगा। तो कंप्यूटर को बताना पड़ता है ये लैंग्वेज, तो कंप्यूटर हम लोग कुछ कमांड देंगे कि ये कर दो, कंप्यूटर तो वो कमांड नहीं समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ जीरो और वन, ये सिर्फ समझता है। ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे सुबह 6:30 बजे उठा दो, अपने इंस्ट्रक्शन दिया, वॉइस कमांड कर दिया, कंप्यूटर समझ गया, मोबाइल समझ गया, जो भी है आपको अलार्म बजा देगा। ठीक है, तो ये समझा कैसे, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो तो जीरो वन के अलावा कुछ समझ नहीं समझता, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे या तो हिंदी में बोलेंगे या फिर कुछ अदर्स लैंग्वेज में बोलेंगे, तो वो समझेगा नहीं ना डायरेक्ट, तो उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन कुछ इंस्ट्रक्शन देगा और कंप्यूटर उसको समझेगा। तो ह्यूमन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता नहीं है, तो बीच का कुछ चाहिए, बीच का कुछ चाहिए, तो बीच में आता है कुछ लैंग्वेजेस। ठीक है, बीच में कुछ लैंग्वेजेस आता है। अब ये लैंग्वेज क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाता है, और क्या था, आता है कंपाइलर। ठीक है, ये लैंग्वेज में भी एकदम जीरो वन से नहीं बनता है, ये लैंग्वेज भी एकदम पूरा जीरो वन से नहीं बनता है, इसमें थोड़ा ह्यूमन टाइप का लैंग्वेज रहता है, थोड़ा कंप्यूटर टाइप का लैंग्वेज रहता है, ताकि जो कोड कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, उसको भी समझ में आ सकता है। आप क्या कलाम लगा दीजिए सिर्फ जीरो वन से आप समझ पाएंगे, बट आप कुछ कोडिंग करके आप वो समझ सकते हैं एंड बना भी सकते हैं, तो कंपाइलर की जरूरत है। तो ये लैंग्वेज को क्या करेगा, कंपाइलर जीरो वन में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को भेजेगा, कंप्यूटर समझ जाएगा, और सिमिलरली कंप्यूटर से अगर कुछ आउटपुट करना है, वो कंपाइलर के थ्रू क्या होगा, आपके लैंग्वेज में आके आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। तो वैसा ही हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, ये एक क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो वैसे ही हमारा जो ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, ये वैसा ही एक लैंग्वेज है। इसके बाद इसके अलावा क्या होता है, पाइथन होता है। ठीक है, आ, और भी बहुत सारा लैंग्वेजेस होता है, पांडा, फिर सी प्लस प्लस, तो ये सब लैंग्वेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। तो अब आ जाता है कोडिंग का। तो अब आ जाता है कोडिंग पर। ठीक है, तो अपना कंपाइलर ओपन कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल एन दबा दीजिए। ओके, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं कि मान लीजिए आपका नाम क्या है, आपका नाम मान लीजिए अनिकेत है। ठीक है, अनिकेत है, ये मैं अनिकेत जो नाम है, मैं ये शो करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो सिंपल। अच्छा, अब कोड लिखना जो स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए सी प्रोग्रामिंग में आपको कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन वगैरह देना है, तो उसमें क्या होगा, कुछ फंक्शंस यूज होंगे, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है। ठीक है, तो उस फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि उस फंक्शन वो सब फंक्शन मैं यूज करूंगा। ठीक है, उसको इंक्लूड करो। ठीक है, वो सब फंक्शंस को इंक्लूड करो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन के लिए मुझे क्या पड़ेगा, पहले डायरेक्टिव, उसको बोलना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ इंक्लूड कर। तो स्टार्टिंग में कोई भी कोड स्टार्ट करने से पहले पहले लिखना कि हैज इंक्लूड, मतलब इंक्लूड करो। अब क्या इंक्लूड करो, जैसे आपके कॉलेजेस में लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी में बहुत सारा सेक्शन होता है ना, सेक्शन में क्या, एक तो मान लो बायो सेक्शन है, इसमें बायोलॉजी का सारा किताब वगैरह मिलेगा। ठीक है, एक है आपका मैथ सेक्शन, मैथमेटिक्स का किताब मिलेगा। एक कंप्यूटर साइंस का सेक्शन है, और भी बहुत सारे सेक्शंस वगैरह है, उसमें अलग अलग किताब मिलता है ना, कैटेगराइज। तो ऐसा ही सी प्रोग्रामिंग का लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी ऐसा ऐसा फोल्डर्स रहता है, हाँ, सेक्शन रहता है, वहाँ पर पर्टिकुलर टाइप का फंक्शंस स्टोर रहता है। तो मुझे जब जब यूज़ करना पड़ेगा, तो मुझे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि उस सब जो फंक्शंस है उसके लिए वो जो फोल्डर है या फिर सेक्शन है उसको इंक्लूड कर दो। ठीक है, अब कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए स्टार्टिंग में जो बेसिक इंक्लूड करना पड़ता है सेक्शन, और ये सब को हम लोग क्या कहते हैं ना, इसको हेडर फाइल कहते हैं, इसको सॉरी,
इसको हम हेडर फाइल कहते हैं। तो हेडर फाइल, जो कॉमन हेडर फाइल है वो है कि stdio.h, ये वाला है कॉमन हेडर फाइल। तो जो बेसिक फंक्शंस वगैरह है वो सब इसमें रहता है, तो हम इसको इंक्लूड कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मुझे कोड लिखना है। अब मेरा कोड लिखना है, तो कोड लिखने के लिए ये जो मैं कोड लिखूंगा, ये मेरा मेन जो पार्ट है कोडिंग का वो लिखना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि void main और फर्स्ट ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, तो void main क्यों, अच्छा एंटर कीजिएगा और कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, हमारा कोड लिखेंगे। अच्छा void main क्यों, मेन मतलब आप जो कोड लिखेंगे, मेन और स्लैश जो मेन और स्लैश नहीं, मेन और ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट दिया और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, तो इसके अंदर आप कोड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं। और वॉइड मतलब कोड कंपाइल होने के बाद कुछ अलग से कुछ वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, खाली है, ऐसे समझ लीजिए। फिलहाल ज़्यादा समझ नहीं जाएंगे स्टार्टिंग में, तो दिक्कत होगा, तो ऐसे समझ लीजिए। कुछ कुछ कंपाइलर में वॉइड मेन नहीं लेता है। ठीक है, तो उसके अलावा आप सिर्फ मेन यूज़ कीजिए, मेन ऐसा वो भी चल जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, आप इंट मेन यूज़ कर सकते हैं। इंट मेन अगर यूज़ करेंगे फिर आपको लास्ट में प्रोग्रामिंग जितना भी आप लिखेंगे, लास्ट में क्या होगा, आपको रिटर्न वैल्यू देना पड़ता है। ठीक है, और हम अभी जो प्रोग्राम्स करेंगे, हम कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम रिटर्न 0 दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए इंट मेन लेके काम करते हैं फिर। तो इंट मेन हो गया रिटर्न 0, तो यहाँ पर मैं अब कोड लिखूंगा। तो कोड क्या करना है, मुझे मुझे करना क्या था, मुझे अनिकेत का जो नाम है ये डिस्प्ले करना था। तो इसके लिए जो फंक्शन मैं यूज़ करूँगा वो है कि प्रिंट एफ, सिंपल प्रिंट एफ। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग में हर एक लाइन में क्या होगा, स्मॉल लेटर्स यूज़ होगा, कैपिटल लेटर्स नहीं यूज़ होगा। जब आप कुछ शो कर रहे हैं देन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होगा, सिर्फ स्मॉल यूज़ होगा। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट पैकेट डालेंगे, और क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अनिकेत। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसमें मैं कैपिटल लेटर यूज़ करूँ, स्मॉल लेटर यूज़ करूँ, कुछ भी करूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या होता है कि जो कंपाइलर है इसका ये कोई लैंग्वेज वगैरह है नहीं। मैं बस उसको इंस्ट्रक्ट किया हूँ, ये इसको शो कर दो, वहाँ पर जो भी होगा उसको कुछ घंटा फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो शो कर देगा। तो अनिकेत लिख दिया, और उसके बाद ध्यान रखना कि सी प्रोग्रामिंग में इन जनरल हर एक लाइन के बाद सेमीकोलन देना पड़ता है। इन जनरल क्यों बता रहा हूँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, वो बाद में करते करते आपको पता चल जाएगा कहाँ सेमीकोलन नहीं डालना है, बट इन जनरल हर लाइन के बाद आपको सेमीकोलन डालना है। तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे कंपाइल करना है, तो ये कंपाइल का ऑप्शन मैंने बटन दबा दिया। ठीक है, अब मुझे ये सेव करना था, तो मैंने क्या कर दूंगा कि शो नेम ऐसा नाम से इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। तो ये कंपाइल हो गया। देखिए एरर 00, अगर आप जो कोड लिखा है वहाँ पर अगर कुछ भी एरर रहता है तो यहाँ पर नीचे, ठीक है, आपको क्या होगा, यहाँ नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर एरर 00 दिखाएगा, एरर 0, वार्निंग 0। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं देन आपको यहाँ पर दिखा देगा कि एरर है, वार्निंग है, तो क्या दिखाएगा वो हम लोग दिखा देंगे। तो फिलहाल इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, अच्छे से देखिए, देखिए अनिकेत शो कर दिया, प्रिंट कर दिया ये। ठीक है, अच्छा अब एरर वाला जो चीज़ है आपको दिखा देते हैं। आप अगर सिर्फ प्रिंट डाल दें, प्रिंट अनिकेत, और उसके बाद अगर कंपाइल करते हैं, देखिए यहाँ पर रेड हो गया और वार्निंग आ गया है कि प्रिंट वर्स, देखिए एकदम यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे देखिए क्या लिखा है कि एरर प्रिंट वर्स नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस कोड। ठीक है, क्योंकि प्रिंट क्या है, प्रिंट कोई फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट टाइप का कुछ बन गया या फिर कुछ भी बन गया, तो आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है। तो हमेशा क्या करना है, प्रिंट एफ यूज़ करना है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ यूज़ होता है। तो ये हो गया। अच्छा ये वाला कोड हो गया। चलिए और कुछ किया जा सकता है, क्या करते हैं, सिंपल एडिशन करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्या होता है कि सिंपल एडिशन देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको 2+3 करना है। ठीक है, 2+3 एडिशन आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, और मान लीजिए कि 2+2 तो ठीक है, आप किसी कोई ने बोला ठीक है मैं 2+3 नहीं करूँगा, मैं 3+7 करूँगा, किसी ने बोला मैं 4+5 करूँगा। तो फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वैरी कर रहा है, तो सिंपल क्या है कि एक्स प्लस वाई करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स के जगह पर कुछ पुट करेंगे, वाई के जगह पर कुछ पुट करेंगे, और जो आउटपुट आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। अच्छा, तो इसका कोड कैसे होगा, देखिए
अब क्या है, वेरिएबल आ गया है, उस पर मैं कुछ वैल्यू वगैरह डालूंगा, तो वैल्यूज लेके काम होगा अब। तो अब मुझे बताना पड़ेगा कंपाइलर को, तो मैं जो करूँगा इसमें जो भी वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स जो भी यूज़ होगा वो किस टाइप का है। तो मैं यहाँ पर इंटीजर लेके काम करूँगा, रियल नंबर बाद में आते हैं। तो फिर मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि चलो मैं इंटीजर लेके काम करूँगा, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, आई एन टी मतलब इंटीजर डिनोट करना है। तो मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, और उन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा उसको जेड नाम दे देते तो जेड भी चाहिए, सेमीकोलन, लाइन को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, अब देखिए एक्स का वैल्यू मुझे पता नहीं, वाई का वैल्यू मुझे पता नहीं, वो आप लोग देंगे आपके मनपसंद। तो कंपाइलर को क्या बताना पड़ेगा कि यूजर जो है वो एक्स का वैल्यू देगा, वाई का वैल्यू देगा, तो यूजर से मांगो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू मांगो। ठीक है, तो प्रिंट एफ अनिकेत जैसा किया था, तो एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं यूजर को, क्या प्रिंट एफ में, सॉरी यहाँ पर टाइप हो रहा है, हाँ यहाँ पर, कि प्रिंट एफ, वहाँ पर यूजर को एक गाइडलाइन शो होगा या फिर इंस्ट्रक्शन शो होगा कि एंटर एंटर टू इंटीजर्स। ठीक है, एंटर टू इंटीजर्स। और यहाँ पर बैक स्लैश एन अगर आप डाल दीजिएगा, देन क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आपका इनपुट मांगेगा। ठीक है, न्यू न्यू लाइन के लिए होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पर शो हो रहा है कुछ कि एंटर कुछ कीजिए, तो यहाँ पर ही आपको एंटर मांगेगा, बट आप जब बैक स्लैश एन जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको इनपुट यहाँ पर मांगेगा, इनपुट यहाँ पर मांगेगा। सिमिलरली अगर बैक स्लैश टी आप यूज़ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, तब यहाँ पर आपको इनपुट मांगेगा। ठीक है, तो मैं बैक स्लैश एन कर दिया, इंस्ट्रक्शन मिल गया, सेमीकोलन दे देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब क्या है, मुझे एक्स का वैल्यू इनपुट लेना है, वाई का वैल्यू इनपुट लेना है, तो क्या करना है, बेसिकली मुझे स्कैन करना है। ठीक है, तो स्कैन करने के लिए स्कैन एफ, जैसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ, स्कैन करने के लिए स्कैन एफ, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए क्या है कि मुझे क्या स्कैन करना है, इंटीजर डाटा स्कैन करना है, तो इसके लिए परसेंटेज डी यूज होता है। अगर रियल होता तो उसके लिए परसेंटेज डी नहीं कुछ और यूज होता, वो बता देंगे। अभी इंटीजर है तो परसेंटेज डी यूज होता है। अच्छा, मुझे क्या करना है, दो डाटा स्कैन करना है, तो परसेंटेज डी और एक परसेंटेज डी, दो डाटा स्कैन करना है, बीच में कुछ कॉमा वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं, इन्वर्टेड कॉमा से निकल जाइए, कॉमा डालिए। अब मैंने स्कैन किया, अब वो जो स्कैन किया हुआ चीज़ है वो कहाँ पर स्टोर करना है, तो मुझे लोकेट करना है। तो लोकेट करने के लिए क्या है, एम्परसेंड यूज होता है। एम्परसेंड, इस सिंबल को कहते हैं एम्परसेंड, एम्परसेंड एक्स। तो पहला जो इनपुट होगा वो एक्स पर जाकर स्टोर करूँगा, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, लोकेट कर दिया कि एक्स पर जाकर स्टोर कर। ठीक है, और नेक्स्ट कॉमा देखे और एक चाहिए एम्परसेंड वाई। ठीक है, लोकेशन दे दिया, वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, सेमीकोलन, लाइन खत्म। अच्छा, अब मेरा क्या है, ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन था मेरा, एडिशन का ऑपरेशन। तो z मेरा आउटपुट था, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये मेरा ऑपरेशन है, सेमीकोलन, खत्म लाइन। अब जो आउटपुट बना उसको मुझे क्या करना है, शो करना है। तो क्या होगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, क्योंकि जो आउटपुट है वो किस टाइप का डाटा है वो मुझे बताना पड़ेगा। अनिकेत में क्या था, अनिकेत में वो किसी टाइप का डाटा वगैरह कुछ नहीं था, बस सिंपल एक लाइन लिखा था, लाइन में एक वर्ड लिखा था अनिकेत, बट यहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर वो सिंपल कुछ एरा गैरा चीज़ नहीं है, इंटीजर टाइप है। तो इसको इसलिए बताना पड़ेगा कि परसेंटेज डी डालिए, मतलब इंटीजर डाटा में आउटपुट में चाह रहा हूँ, ये वाला इंटीजर डाटा है, जेड जो है वो इंटीजर है। तो इसके बाद कॉमा, और यहाँ पर एम्परसेंड यूज नहीं होगा, सिर्फ जेड बैठ जाएगा। ठीक है, एम्परसेंड तब यूज होता है जब किसी को स्टोर करना है, किसी को स्टोर करना है किसी जगह पर, स्कैनिंग के बाद किसी लोकेशन में मुझे जाके वो जो मैंने इनपुट दिया वो स्टोर करना है, तब क्या होता है, एम्परसेंड यूज होता है। और जेड में तो ऑलरेडी कैलकुलेट होकर आ गया है, मैं कुछ स्कैन करके उसमें डाल नहीं रहा हूँ, बस उसका जो वैल्यू है वो शो कर रहा हूँ, तो इस यहाँ पर एम्परसेंड की कोई जरूरत नहीं, सिंपल ऐसे रख लीजिए। और सेमीकोलन से क्या हो रहा है, लाइन क्लोज कर दिया, उसके बाद रिटर्न जीरो, सेमीकोलन। ठीक है, अगर आप वॉइड में यूज करते देन रिटर्न जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं था, या फिर सेट में यूज करते रिटर्न जीरो देने की जरूरत नहीं था। मोबाइल सी में वॉइड में नहीं लेता है। ठीक है, मेन लिखा कीजिएगा मोबाइल सी अगर यूज कर रहे हैं। चलिए अब इसको कंपाइल करते हैं, इंटर टू इंटीजर्स देखिए, तो मैं क्या डालूंगा, टू डालो, टू डालने के बाद एंटर दिया, नेक्स्ट थ्री, एंटर किया, देखिए फाइव आ गया, फाइव आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा बनाए, इसको थोड़ा और अच्छा बनाए देखने में। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो जब z का वैल्यू शो करेगा उसके पहले लाइन में लिख देते हैं कि प्रिंट
वैल्यू आफ्टर एडिशन, वैल्यू आफ्टर एडिशन, और क्या कर रहे हैं, इक्वल टू, वैल्यू आफ्टर एडिशन इक्वल टू सेमीकोलन, ठीक है। तो अब क्या दिखाएगा, 2 डाला, 3 डाला, वैल्यू आफ्टर एडिशन इज इक्वल टू 5। अच्छा बन गया देखने में, अच्छा बन गया, ठीक है। समझ गए, समझ रहे हैं, कुछ अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर कर देंगे। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने अलग से प्रिंट लिखा वैल्यू आफ्टर एडिशन, ये वाला लाइन लिखा, बट एक्चुअली अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और ये वाला लाइन को हटा देते हैं। तो पहले मेरा क्या था, ये चीज़ था, तो इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ही मैं लिख दूंगा कि वैल्यू आफ्टर एडिशन इज इक्वल टू, उसके बाद मुझे मतलब उसके बाद जो लोकेशन है या पोजीशन है इक्वल टू साइन के बाद वहाँ पर मुझे प्रिंट करना है जेड का वैल्यू, तो वहाँ पर आ गया मेरा परसेंटेज डी, ठीक है। परसेंटेज डी जेड, अगर मैं परसेंटेज डी ये वाला जो चीज़ है परसेंटेज डी जहाँ पर रहेगा वहाँ पर ही जेड का वैल्यू शो कर देगा। अगर मैं यहाँ पर दे देता ना वैल्यू आफ्टर परसेंटेज डी एडिशन इज इक्वल टू, तो जेड का जो आउटपुट है मतलब 2 + 3 = 5, वो यहाँ पर इक्वल टू साइन के बाद नहीं दिखाएगा, वो आफ्टर और एडिशन के बीच में वो दिखा देगा। तो जहाँ पर परसेंटेज डी डालेंगे आप वहाँ पर ही आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। तो इस ये कर देंगे तो सेम, फिर भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। 2 डाला, 3 डाला, वैल्यू आफ्टर एडिशन 5, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो एक्स और वाई इन दोनों के बीच क्या था, प्लस सिंबल था, तो एडिशन के लिए आप क्या करेंगे, स्टार यूज करेंगे, स्टार डाल दीजिए, ये कंपाइल करते हैं। अच्छा, वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लीकेशन होगा, इसको जस्ट वैल्यू लिख देते हैं, चेंज करेंगे ना तो ठीक है, वैल्यू लिख देते हैं। 2 इंटीजर्स 2 डाल देते हैं अगेन, कितना डाल देते हैं, 4 डाल देते हैं, देखिए वैल्यू 4 × 2 8 मल्टीप्लीकेशन के बाद आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब करते हैं कि डिवीजन, डिवीजन के लिए स्लैश यूज करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन कितना करेंगे, मान लीजिए 15, 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू कितना 5 आ गया। तो डिवीजन के लिए क्लियर है, स्लैश यूज करेंगे। आप लोगों को ना मैं प्रोवाइड कर दूंगा क्लास में कुछ मतलब क्या क्या सिम्बल्स होता है, मतलब ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर, जो जो भी है एक नोट टाइप का आप लोगों को शेयर कर देंगे कम्युनिटी के ग्रुप में। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, और क्या है, चलिए देखते हैं कि अब हर वक्त तो डिवाइड करने से एकदम पूरा डिवाइड नहीं, डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना, रिमाइंडर वाला आ जाता है, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 14 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कैसे आए, कितना है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि परसेंटेज सिंबल यूज करते हैं। तो एक्स परसेंटेज वाई, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए 14 को 3 से डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर आता है वो जेड पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 14 एंटर किया, 3 एंटर किया, वैल्यू किया 2, 2 3 × 4, 3 × 4 12 होता है, तो रिमाइंडर कितना 2 बचा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये रिमाइंडर का हो गया, ओके। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ा दूसरा कुछ करते हैं, हाँ। अच्छा, क्या करेंगे, चलिए सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो और इस बार क्या करेंगे कि इंटीजर नहीं रियल नंबर लेके काम करेंगे। तो रियल नंबर जब आता है तो जैसे इंटीजर के लिए इंट यूज हुआ था, रियल नंबर के लिए यूज होता है फ्लोट, फ्लोट। सर्कल के लिए क्या क्या चाहिए, रेडियस चाहिए ना, रेडियस चाहिए तो आर लिख देते हैं। अच्छा, और क्या है, और पाई एक रहता है, बट कंपाइलर को पाई का वैल्यू पता नहीं है तो मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर पाई पी आई लिख देता हूँ, ठीक है। सेमीकोलन, फिर 2 पड़ गया, सेमीकोलन, ठीक है। अब पाई जो है, पाई का वैल्यू कितना है कंप्यूटर को पता नहीं, तो पाई इज इक्वल टू 3.14, ये मैंने कंप्यूटर को बता दिया, कंपाइलर को बता दिया 3.14। अच्छा, अब क्या चाहिए मुझे, रेडियस चाहिए, रेडियस कुछ भी हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, स्कैनर। और परसेंटेज क्या होगा, डी होगा क्या, नहीं डी तो इंटीजर के लिए होता है, तो यहाँ पर क्या होगा फ्लोट, तो परसेंटेज एफ होगा, ठीक है। और क्या करना है, स्कैन जब होता है क्या एम्परसेंड यूज होता है, तो एम्परसेंड आ गया, किस पे मुझे स्टोर करना है, आर पर स्टोर करना है, कर दिया। अच्छा,
और क्या यूजर का तो कुछ पता रहना पड़ेगा ना, क्या इनपुट देना है उसको, तो थोड़ा लिख देते हैं कि प्रिंटफ इंटर द रेडियस, न्यू लाइन कर देते हैं, ठीक है, सेमीकोलन आ गया। अच्छा ये स्कैन हो गया, अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया के लिए क्या एक और वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पर स्टोर होगा, तो ए दे देते हैं, ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या, एरिया का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर ना, तो इसके लिए स्टार लाया, ठीक है, ब्रैकेट दे रहे हैं, आप ब्रैकेट दे भी सकते हैं ना भी दे सकते हैं, नो इश्यूज। आर स्क्वायर तो दो बार आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया का मुझे मिल गया। अब क्या करना है, प्रिंट सॉरी प्रिंटफ क्या, एरिया इज इक्वल टू कितना, परसेंटेज कितना होगा, एफ होगा, क्योंकि मेरा जो आउटपुट है वो तो रियल नंबर है, ठीक है, परसेंटेज एफ, कॉमा, और क्या क्या प्रिंट करना है, ए का वैल्यू प्रिंट करना है, तो ए, सही करो, हो गया मेरा कोड, कोड जो है मैंने लिख लिया, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं, एंटर द रेडियस, कितना रेडियस डालेंगे, पहले 1 रेडियस डाल के देखते हैं, 3.14, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, तो सही आ रहा है। दूसरा कुछ डाल के देखते हैं, 5 डाल देते हैं, कितना एरिया कितना आएगा, 78.50000, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए, अब ये जो आर स्टार आर ऐसा किए, अब किसी प्रॉब्लम में मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपको समथिंग, मान लीजिए एक्स टू दी पावर या फिर 5 टू दी पावर, एक्स टू दी पावर ही मान लेते हैं, एक्स टू दी पावर आपको मान लीजिए 16 निकालना है, एक्स टू दी पावर 16 निकालना है या फिर एक्स टू दी पावर 7 निकालना है, तो फिर आप क्या 7 बार ऐसे 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 लिखेंगे, तो बहुत बड़ा होगा ना। देखिए जितना बड़ा आप लिखेंगे उतना क्या होगा, कोड का एक साइज होता है, हर एक कोड का एक साइज होता है, तो जितना आप ज़्यादा लाइन लिखेंगे, जितना बड़ा बड़ा चीज़ करेंगे, तो क्या होगा, कोड का साइज बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा साइज बनेगा उतना क्या है, कम एफिशिएंट होगा, जितना छोटे से छोटा कोड बना के आप लिख सकते हैं, एफिशिएंसी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप समझ रहे हैं, लर्निंग स्टेज में है, तो आप बड़ा बनाइए, कुछ भी बनाइए जो आपको समझ में आए, जब बाद में जब आप समझ जाएंगे सब कुछ धीरे धीरे, तब क्या करेंगे कि एफिशिएंट बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट कोड कैसे बनाया जा सकता है, उसमें ज़्यादा अच्छे से काम करें कैसे, वो बाद में हो। तो चलिए, ये जो आर स्टार आर है, इसके बदले में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके बदले में मैं एक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, बट उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे अलग हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे stdio.h, ये मैंने यूज़ किया था, बेसिक चीज़ है, printf scanf, ये सब चीज़ करने के लिए। तो बट अब जो यूज़ करूँगा वो इसमें नहीं है, इस लाइब्रेरी के सेक्शन में नहीं है, तो मुझे नया सेक्शन खोलना पड़ेगा या उसको बुलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हैज़ इंक्लूड, अब क्या है कि math.h एक और हेडर फाइल, math.h। देखिए हेडर फाइल ना, हेडर फाइल बहुत तरीके का होता है, जैसे देखिए हेडर फाइल क्या ओपन हो रहा है, हाँ, हेडर फाइल एक तो है, आपने जाना कि stdio.h एक हेडर फाइल है, अभी मैंने बताया कि math.h एक और हेडर फाइल है, वैसे ही होता है और भी हेडर फाइल्स लाइक string.h, ठीक है, conio.h एटसेट्रा, और ऐसा बहुत सारा हेडर फाइल्स होता है, तो आप देख लीजिएगा, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग सीखेंगे। तो math.h ये हेडर फाइल को कॉल कर लिया, अब जो फंक्शन यूज़ करूँगा पाई स्टार, अब फंक्शन होगा पाव फंक्शन, POW पाव, विद इन ब्रैकेट, तो देखिए इसका पावर चाहिए आर स्क्वायर चाहिए, तो पहले आर, आर का पावर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिखूंगा, आर का पावर अगर 3 होता तो मैं 3 लिखता, अगर 7 होता तो 7 लिख देता 2 के जगह पर, तो ये हो गया। अब यहाँ पर कंपाइल कर रहे हैं, वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा, 5 रेडियस, अगेन देखिए 78.5, ठीक है, सही आ रहा है, तो ये हो गया पाव का फंक्शन। सिमिलरली आप देखिए, अगर आपको रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट अगर निकालना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे कि SQRT विद इन ब्रैकेट, जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा और भी बहुत सारा फंक्शन है, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया, चलिए आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप क्या करेंगे, हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को सीखेंगे,